हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 25 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 26 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 25 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर 2025 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों इन सभी मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो देकर जाए। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 26 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। 75 प्रश्न कुल परीक्षा में पूछे जाएंगे। 150 नंबर का ये पेपर है वो रहने वाला है, जिसमें प्रश्नों का डिवाइडेशन दोस्तों इसी आधार पर किया गया है, जिसमें से दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 15 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न है वो जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इनके सभी के दोस्तों 5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न है वो दोस्तों राजस्थान इतिहास, भारतीय इतिहास से संबंधित पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन दोस्तों राजस्थान और भारतीय इतिहास से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कालिदास का नाटक नहीं है? कालिदास का कौन सा नाटक नहीं है, ये पूछा है। बहुत ही शानदार लेवल का दोस्तों ये प्रश्न है। दोस्तों, यहां पर देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमार संभव। क्या हो जाएगा? कुमार संभव। अब दोस्तों ये देखिए, कुमार संभव है क्या? तो ये महाकाव्य है मित्रों। क्या है? महाकाव्य है। याद रखना, महाकाव्य है, ये नाटक नहीं है। नाटक तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विक्रमोवंशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम, ये 3 नाटक हैं दोस्तों कालिदास के। ठीक है। और यहाँ पे जो कुमार संभव है ये क्या है? तो ये महाकाव्य है। एक और है दोस्तों महाकाव्य, वो है रघुवंशम। ये 2 है वो महाकाव्य है। ठीक है। और ऋतु संहार और मेघदूत, ये दोस्तों खंड काव्य है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का गठन, यानी कि स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत व सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत व सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, और किस किस नाम से जानते हैं राजा राम मोहन राय को? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भोर का तारा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, राष्ट्रीय पत्रकारिता का पितामह, पत्रकारिता का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है। किसे दोस्तों? राजा राम मोहन राय को। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बताइए, आहड़ के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है, वो अपने को दोस्तों यहां पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अक्षय कीर्ति व्यास है, आरसी अग्रवाल है और एचडी साखलिया भी है, लेकिन बीके थापर नहीं है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आहड़ में जो सर्वप्रथम उत्खनन का जो कार्य है वो दोस्तों 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके नेतृत्व में किया गया था। और फिर दोस्तों 3 साल बाद, यानी कि 1956 में पहला कब हुआ था? 1953 में उत्खनन। ठीक है, दूसरा 1956 में। तो दोस्तों 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल, यानी कि आरसी अग्रवाल, और दोस्तों इसके ठीक 5 साल बाद, यानी कि दोस्तों 1961-62 में
HD साखलिया के नेतृत्व में उत्खनन हुआ था। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 3 उत्खनन हुए थे, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बीके थापर का जो संबंध है वो है दोस्तों कालीबंगा उत्खनन से। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है मित्रों, ठीक है। देखिए अब अपने को यहां पर बताना है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों कहाँ गिरफ्तार किया गया था, या कहाँ युद्ध में मारे गए थे, या कहाँ चले गए थे, या गिरफ्तारी के बाद किसको फांसी दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई है वो दोस्तों युद्ध में मारी गई थी, युद्ध में मारी गई थी। टाटा टोपे को क्या हुआ था, टाटा टोपे को दोस्तों गिरफ्तारी के बाद में फांसी दे दी गई थी। नाना साहेब दोस्तों नेपाल पलायित कर गए थे, ठीक है। और बहादुर शाह को दोस्तों रंगून निर्वासित कर दिया था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4-3-1-2, 4-3-1-2 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 4-3-1-2 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 4-3-1-2। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिहार शासकों में रोहिल सिद्ध के नाम से जाना जाता था। बताइए रोहिल सिद्ध के नाम से कौन जाना जाता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रोहिल सिद्ध के नाम से हरिश्चंद्र जाना जाता था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शासक है ये हरिश्चंद्र, इसको दोस्तों रोहिल सिद्ध के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के युद्ध में रावल रतन सिंह की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रसिद्ध सेनापति कौन थे। बताइए दोस्तों 1303 ईस्वी में आप सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। उस समय वहां के शासक थे रावल रतन सिंह, ठीक है। तो दोस्तों रावल रतन सिंह की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रसिद्ध सेनापति थे, वो थे दोस्तों गोरावर बादल, ठीक है, गोरावर बादल। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी कौन था। बताइए जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी कौन था। राइट आंसर हो जाएगा वो था दोस्तों चंद्रसेन। कौन, चंद्रसेन। चंद्रसेन को दोस्तों मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अधीनता कभी स्वीकार नहीं करी अकबर की, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। दोस्तों सभी को पता होगा ये तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन में दोस्तों ये शहीद हुए थे, रूपाजी और कृपाजी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये आंदोलन दोस्तों रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में दोस्तों 1921 में शुरू हुआ था, ठीक है। और दोस्तों 1921 में तो ये शुरू हुआ था, और 1923 के अंदर दोस्तों एक सभा हुई थी, ठीक है, किसान, जिसमें एकत्रित हुए थे। गांव था गोविंदपुरा, वहां पर ये एकत्रित हुए थे, और वहां पर दोस्तों गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। और उसमें ये जो रूपाजी और कृपाजी हैं ये शहीद हो गए थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल से संबंध रहे। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल से संबंध रहे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपुर प्रजामंडल से। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर प्रजामंडल से, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। दोस्तों लक्ष्मण का अवतार है वो किसे माना जाता है, तो दोस्तों पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ में है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सीताराम बदन सिंह नानकराम चित्रकार, सीताराम बदन सिंह नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है।
तो बताइए कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बजट्टी आभूषण पहना जाता है। दोस्तों, बजट्टी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये आभूषण दोस्तों गले का आभूषण है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गले का आभूषण है। आगे देखिए, पटेलिया बिछियो, ये बिछियो है, ठीक है। पटेलिया बिछियो लालर क्या है? तो पटेलिया बिछियो लालर क्या है दोस्तों? ये लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 15 प्रश्न है वो दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति, इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। शुरुआत में 15 प्रश्न इसके पूछे जाएंगे और आगे दोस्तों मैं देखिए इसके अंदर 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर। तो 15 और 10 कितने हो गए? 25। आगे अलग अलग पार्ट में अलग अलग चलेंगे अपन। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, किस पत्रिका में पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया गया है? किस पत्रिका ने पैलेस ऑन व्हील्स जो अपनी राजस्थान की ट्रेन है इसको दोस्तों दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया है? तो वो किसने दिया है? वो दिया है दोस्तों कोंडे नास्ट ट्रेवल पत्रिका ने दोस्तों दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया है। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024, डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 राजस्थान पुलिस को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है? तो बताइए कौन से कार्य करने के लिए ये प्रदान किया गया है ये अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा वो है कम्युनिटी पुलिसिंग, यानी कि सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है राजस्थान पुलिस को। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंदिरा शर्मा, इंदिरा शर्मा। तो यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पहली महिला उप सचिव है, ठीक है। और राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? तो वो बनी थी कुशल सिंह, ये भी याद रखना 2009 में। 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की है? बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गरिमा अभियान, ऑपरेशन गरिमा अभियान की दोस्तों शुरुआत की है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये बोडान जैसलमेर में ये स्थापित की जाएगी। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड दिया गया है? बताइए, राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड है वो किस कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू को यह अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस स्टेडियम को फीफा के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? राजस्थान के किस स्टेडियम को फीफा के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है विद्याधर नगर स्टेडियम को, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर को। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के विद्याधर नगर में नवनिर्मित फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है और ये भारत का दूसरा स्टेडियम है जो फीफा के द्वारा अप्रूव्ड है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में किस संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन एवं साधारणीयता पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है?
हाल ही में किस संस्थान के द्वारा जलवायु परिवर्तन एवं साधारणीयता पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों सबसे महंगा खिलाड़ी वो बने हैं ऋषभ पंत, जिनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया है दोस्तों। किसके द्वारा? तो दोस्तों एलएसजी के द्वारा, यानी कि लखनऊ के द्वारा। ठीक है, लखनऊ की टीम के द्वारा खरीदा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार करने के कारण बजरंग पूनिया पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बजरंग पूनिया पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। इन्होंने दोस्तों जो ये अपने राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल होता है उसके अंदर दोस्तों इन्होंने डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया था। तो इसके लिए दोस्तों इनके ऊपर 4 वर्ष का प्रतिबंध है वो लगा दिया गया है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 5 प्रश्न है वो जनरल हिंदी से संबंधित, यानी कि सामान्य हिंदी से संबंधित पढ़ेंगे, व्याकरण से संबंधित। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेरणास्पद संधि का शब्द का संधि विच्छेद है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद, ये होगा दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए, अगर मैं देखूं तो इसके अंदर उपसर्ग की बात की जा रही है तो दोस्तों अन उपसर्ग है इसमें। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अन उपसर्ग। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? कौन सा विलोम युग्म नहीं है वो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सदाचार दुराचारी, तो ये पहला ही अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। बाकी सम का विषम हो जाएगा, समर्थक का विरोधी हो जाएगा, समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदाचार शब्द का जो विलोम शब्द है वो दोस्तों कदाचार होता है। ठीक है, कदाचार। तो यहाँ पर दुराचारी है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कदाचार या आप बोल सकते हैं दुराचार। ठीक है, लेकिन दुराचारी नहीं होगा। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कवियत्री, दोस्तों कवियत्री, तो यहाँ पे कवि नहीं होता, कवियत्री होता है। ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है, कवियत्री होता है। ठीक है, तो पहला भी गलत हो जाएगा। ये देखिए शुश्रूषा, इसके अंदर जो ये मात्रा सेकंड मात्रा लगी हुई है, ये मात्रा दोस्तों ये लगेगी। ठीक है, बड़ी वाली। और दोस्तों इसमें देखिए, और इसमें स भी है वो ये वाला लगेगा, षटकोण वाला स। और दंपत्ति के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे दंपत्ति जो शब्द दे रखा है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द दे रखा है, इसलिए अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। त्योहार के अंदर दोस्तों एक मात्रा आएगी, 2 मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, टीचिंग का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? टीचिंग का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा अध्यापन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन 5 प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ग्रामर के अनुसार अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम, ही फिर ब्रेक खालिस्तान है। ठीक है, हैव टू हरी अप, तो यहाँ पर क्या आएगा खालिस्तान में वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए इफ से वाक्य शुरू हो रहा है। ठीक है, और इफ के साथ में दोस्तों वर का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों दूसरे क्लोज के अंदर देखिए, फर्स्ट क्लोज के अंदर तो क्या हो जाएगा, इफ के साथ में वर का प्रयोग हो रहा है, तो दूसरे क्लोज में दोस्तों वुड या वुड हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
वुड है, वुड वुड आएगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम, यानी कि अपने को विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखिए, टू सक्सीड इन लाइफ, पे हीड टू बोथ फ्रेंड्स एंड, आगे खालिस्तान। तो फ्रेंड्स एंड क्या आएगा, फ्रेंड्स का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फोइस। फोइस का मतलब क्या होता है, दुश्मन होते हैं। क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इनडायरेक्ट फ्रॉम गिवन बिलो, आई एम वेटिंग फॉर एन ही सेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट है क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट बन जाएगा दोस्तों, ही सेड दैट ही वाज वेटिंग फॉर एन। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है दोस्तों, देखिए, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। तो दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में अपन है वो वाज या वर प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल डिटरमिनर्स। तो दोस्तों अपने को खालिस्तान में डिटरमिनर्स भरना है कि क्या आएगा। यहाँ पर देखिए, देयर्स चॉकलेट केक ओवर देयर। तो दोस्तों क्या आएगा खालिस्तान में, तो यहाँ पे सम चॉकलेट आएगा। क्या आएगा, सम चॉकलेट। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सम। ठीक है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों देखिए, अपन 5 प्रश्न है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पेपर के पैटर्न के अनुसार। ठीक है, अपन ने 5 प्रश्न है दोस्तों हिंदी व्याकरण के पढ़े हैं, 5 प्रश्न अपन ने इंग्लिश ग्रामर के पढ़े हैं, 10 और 10 प्रश्न अपन ने करंट अफेयर के, 20 और 15 प्रश्न है वो दोस्तों अपन ने भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित पढ़े हैं। 35 प्रश्न अपन ने पढ़ लिए। अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों साइंस से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की थी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो दोस्तों जेम्स चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज है वो की थी। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रासायनिक रूप से जंग होती है, रासायनिक रूप से जंग होती है। तो दोस्तों जंग है ये क्या होती है, तो दोस्तों ये आयरन ऑक्साइड होती है, आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। ये एक जंग लगना, लोहे के अंदर जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा नम हवा की उपस्थिति में क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काजल। काजल है वो अक्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है, देखिए कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, 2 प्रकार के अपर रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं दोस्तों हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, ये तीनों कौन से है, क्रिस्टलीय अपर रूप है। और काजल, कोक, चारकोल ये क्या है, अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बल का मात्रक है मित्रों, बताइए बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है वो बल का मात्रक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक है दोस्तों जूल। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन जो 5 प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, ये 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, 41 से 45 तक। ठीक है, भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह, भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह दोस्तों यहाँ कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है।
यहाँ पर राष्ट्रपति का भी दोस्तों चुनाव होता है। यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त किसे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल को। याद रखना दोस्तों, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 160, 163 के अनुसार दोस्तों राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्ति के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कब हुआ है? बताइए कौन से अनुच्छेद में हुआ है? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इसमें क्या है अनुच्छेद 352 के अंदर? तो अनुच्छेद 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ये आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये दोस्तों मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति के अनुसार ही दोस्तों ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति, ये मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में हुआ है, इसलिए हुआ है। यहाँ पर ऐसे नहीं लगा सकता राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति के अनुसार ही लगाया जा सकता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नियुक्त होते हैं, किसके द्वारा? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों नियुक्त होता है भारत का प्रधानमंत्री। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन है वो किया गया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों फर्स्ट पेपर के अंदर आप सर्वाधिक अंक लेकर आओगे, ठीक है, तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन माना जाएगा, क्योंकि सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट का पेपर है और अपने अपने सब्जेक्ट में सब महारत होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपको सर्वाधिक अंक लाना है और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को जरूर लाइक करें। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास है वो दोस्तों कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, बस आप मेरे साथ चलते जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। ठीक है, परीक्षा पैटर्न के अनुसार हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित सही है? बताइए राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69.5 डिग्री से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये दोस्तों अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कथन सत्य है। आगे देखिए उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये गलत हो जाएगा। देखिए राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो कितना है? तो दोस्तों 869 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो दोस्तों 826 किलोमीटर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, बिल्कुल है 869 है। और उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो पूर्व पश्चिम का विस्तार तो दोस्तों 869 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण का है 826, तो ये तो कम है, तो दूसरा नंबर का ऑप्शन अपना इसमें गलत हो जाएगा। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किमी से कम है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 6000 किलोमीटर से कम है, 5920 है। ठीक है, और इसका अक्षांश से विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है, तो दोस्तों 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है तो 60 डिग्री 9 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए
48 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु से संबंधित कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है जलवायु से संबंधित? तो यहाँ पर देखिए, भिन्न जलवायु प्रदेश, है ना, अनावृष्टि, पर्याप्त वर्षा, तापमान में भिन्नता। पर्याप्त वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर रही, राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर है वो दोस्तों कितनी रही? तो वो रही दोस्तों 21.3%, 21.3%, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? बताइए रबी की फसल कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रबी की फसल है वो है दोस्तों, इसको उनालू भी बोलते हैं। ठीक है, उनालू, रबी को उनालू भी बोलते हैं। और रबी की फसल है वो दोस्तों गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये क्या है? ये रबी की फसल है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा चना है, ये क्या है? रबी की फसल। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित 15 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? बताइए कब लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एक तो भौतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है वो दोस्तों कहां से हुई? तो ये अजमेर से हुई दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अजमेर से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर को दर्जा कब दिया गया? यानी कि दोस्तों राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर को IASE का दर्जा है वो कब दिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दर्जा दिया गया था दोस्तों 1988-89 के अंदर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया गया था 1988-89 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना दोस्तों 4 दिसंबर 1957 को, 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, और जयपुर में की गई थी। और फिर दोस्तों 1 जनवरी 1961 को, 1 जनवरी 1961 को दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किस कक्षा की पुस्तकें मुद्रित तथा वितरित की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्षा 1 से 12। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, SMSA यानी कि समसा, समग्र शिक्षा का नारा है। यानी कि समसा का नारा क्या है? दोस्तों समसा का नारा है वो है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये समसा का नारा है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सर्वप्रथम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की स्थापना की गई। डाइट की स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1988 के अंदर डाइट की स्थापना की गई। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यालय योजना निर्माण यानी कि दोस्तों विद्यालय योजना निर्माण RTE 2009 की किस धारा से संबंधित है? बताइए, विद्यालय योजना निर्माण RTE 2009 की कौन सी धारा से संबंधित है? तो दोस्तों धारा 22 से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 22 से। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जॉन डी मिलेट ने पर्यवेक्षण की कितनी विधियां बताई है? जॉन डी मिलेट ने पर्यवेक्षण की कितनी विधियां बताई है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 6 विधियां बताई है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 6 विधियां बताई है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नेतृत्व शैली सर्वोत्तम शैली मानी जाती है? तो दोस्तों सर्वोत्तम नेतृत्व शैली कौन सी मानी जाती है? तो वो है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों,
TQM की प्रक्रिया कितने चरणों में विभाजित है? TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन की प्रक्रिया दोस्तों 4 चरणों में विभाजित है ये। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, एक है दोस्तों प्लान, ठीक है, नंबर 1 प्लान, नंबर 2 डू, नंबर 3 दोस्तों चेक, ठीक है, और नंबर 4 दोस्तों एक्ट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले प्लान योजना, डू लागू करना, चेक करना, एक्ट यानी कि कार्रवाई करना, ये 4 चरण है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई, बताइए। तो दोस्तों ये जो स्थापना है ये कब हुई, तो ये 21 मार्च 2005 को हुई। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दीक्षा का पूर्ण नाम क्या है? दीक्षा का पूर्ण नाम दोस्तों वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा का पूरा नाम है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इस्माइल कार्यक्रम के चरणों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इस्माइल कार्यक्रम के चरणों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए प्रथम चरण 13 अप्रैल 2020, द्वितीय चरण इस्माइल का 2.0 2 नवंबर 2020, इस्माइल 3.0 तृतीय चरण 21 अप्रैल 2021। तो यहाँ पर दोस्तों असत्य कथन कौन सा है? तो उपरोक्त में से कोई भी असत्य कथन नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन जो 10 प्रश्न करेंगे वो दोस्तों रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में पुल टा नोप का अर्थ है फल है अच्छा, नोप को टीर का अर्थ है वृक्ष है लंबा, और पुल हो सोप का अर्थ है अच्छा भोजन खाओ हो, तो इस भाषा में फल का सांकेतिक कूट क्या है? अब देखिए फल किस में आ रहा है? फल देखिए यहाँ पे नोप, पुल टा नोप का अर्थ है फल है अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो है दोस्तों इसमें पुल, और एक है दोस्तों टा, और एक है नोप। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर आप देख लीजिए आगे, तो यहाँ पर देखिए नोप और कहीं भी आ रहा है क्या? तो दोस्तों ये देखिए नोप है, ये एक तो शुरुआत में आ रहा है, दूसरा नोप देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो नोप से नोप को काट दीजिए। ठीक है, अब टा देखिए, टा और कहीं भी आ रहा है क्या? टा दोस्तों और कहीं नहीं आ रहा, देखिए पुल सो होप, यहाँ पे टा किसी में नहीं आ रहा, शुरू में ही आ रहा है। ठीक है, पुल देखिए, पुल ये आ रहा है, यहाँ पे ये पुल आ रहा, और एक अपना ऊपर पुल है शुरू में, तो पुल से पुल को काट दीजिए। अब अपने पास में बचा क्या? टा। तो फल का सांकेतिक कूट क्या है? टा। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रमेश और सुरेश भाई भाई है, रमेश और सुरेश है वो भाई भाई है। राखी और गीता ये आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, रमेश का जो लड़का है, ठीक है, वो गीता का क्या है? भाई है। तो बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे चाचा भतीजी का संबंध हो गया यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाचा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही चाचा लगेगा। आगे देखिए, परिमित समग्र होने पर समंक संकलन का उचित विधि है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक पार्टी में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन लिया और कुछ ने केवल मांसाहारी भोजन लिया, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का भोजन लिया और शेष ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया। तो निम्न में से कौन सा वेन आरेख है सही स्थिति को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें डायग्राम बनेगा कौन सा वाला? इसमें दोस्तों ये वाला डायग्राम बनेगा, ए नंबर वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही ऊपर आ जाएगा दोस्तों, इसमें ये आ जाएगा, देखिए एक आ जाएगा इसमें शाकाहारी, एक आ जाएगा दोस्तों इसमें मांसाहारी, और एक आ जाएगा सर्वाहारी। तो सर्वाहारी तो दोस्तों ये वाला पार्ट आ जाएगा, जो ये थोड़ा सा बीच का पार्ट है ना, ये वाला तो दोस्तों इसमें सर्वाहारी आ जाएगा।
ठीक है। बाकी मांसाहारी और शाकाहारी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, एक 9 सेमी भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। तो लकड़ी के टुकड़े का सतह क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। तो दोस्तों 3 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा गया है। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9 बटे अपन यहाँ पे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों काट लीजिए। तो ये देखिए सभी से कट गया, यानी कि 3 बार कटा है सबसे। तो 3 तिया 9, 9 30 27। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27, यानी कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या कितनी हो गई 27 हो गई। ठीक है। अब अपने को क्या करना है 27 याद रखना। अब दोस्तों देखिए लकड़ी के टुकड़े का सतह क्षेत्रफल, लकड़ी के टुकड़े का सतह क्षेत्रफल है वो अपने को यहाँ पर बताना है। और लकड़ी के टुकड़े का सतह क्षेत्रफल बटे नए घनों के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दोस्तों लकड़ी के टुकड़े का जो सतह क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 इंटू 9 बटे दोस्तों यहाँ पे नए घनों के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 27 इंटू 6 इंटू दोस्तों 3 इंटू 3। ठीक है। तो दोस्तों इसको आप काट लीजिए, काटोगे तो दोस्तों यहाँ पे 1 बटे 3 आ जाएगा, यानी कि 1:3। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है और दिया प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर अपने को यहाँ पर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए यदि प्रकाशन का कुल खर्च 105 रुपए हो तो विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए इस प्रश्न को कितना घुमा फिरा के पूछा गया है। प्रकाशन का खर्च कितना है 105 रुपए। अब प्रकाशन कितने प्रतिशत पर है, तो दोस्तों देखिए प्रकाशन मतलब विज्ञापन। ठीक है। तो यहाँ पर विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है। तो विज्ञापन खर्च का दोस्तों यहाँ पर देखिए 105 का 18% निकाल लीजिए। भाई कुल खर्च 105 रुपए है, कुल खर्च कितना है 105 रुपए। तो विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले तो अपने को विज्ञापन निकालना पड़ेगा। तो 105 का 18% कितना होता है, तो दोस्तों 105 का आप 18% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 18/105 इंटू 100। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 18.90, 18.90 ये आ जाएगा इसमें क्या विज्ञापन 18%। अब अपने को रॉयल्टी निकालनी है। तो रॉयल्टी 105 का रॉयल्टी कितने प्रतिशत है 15। तो यानी कि 15% निकालना है। कुल खर्च कितना है 105 रुपए। तो यहाँ पे 105 यानी कि 15/105 इंटू 100, इसको काट लीजिए। इसको भी आप काटोगे तो दोस्तों यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 15.75। ये आ गया दोस्तों अपना रॉयल्टी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है। अब इन दोनों का अंतर निकालना है अपने को। ठीक है। अब इन दोनों का दोस्तों आप अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3.15। तो यहाँ पर 3.15 बटे दोस्तों किसका निकालना है, विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत खर्च है कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे 18.90 आ जाएगा, 18.90 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, बस यही करना है आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटा दो, नीचे से भी पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इतने प्रतिशत कम है दोस्तों ये। आगे देखिए 63 इंटू 314 इंटू 117 इंटू 654 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की। दोस्तों अब आप इसमें देखिए इसको देखिए 63, ये देखिए थोड़ा सा ये सही से टाइप नहीं हुआ मित्रों। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की इसमें 63 है तो इसमें ये
सही नहीं दे रखा, ये ऐसे होना चाहिए था। 6 का क्यूब इंटू 3 की घात में दोस्तों 14 इंटू 11 की घात के अंदर यहाँ पे 7 इंटू 65 की घात में 4, ऐसे होना चाहिए था ये, ठीक है। तो ये सोल्व हो जाता, तो ये सही से टाइप नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों इस बेसिस पे करोगे, 6 क्यूब इंटू 3 की घात 14 इंटू 11 की घात में 7 इंटू 65 की घात में 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे जरूर लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है, इंटू 3 की घात में 14 इंटू 11 की घात 7 इंटू 13 इंटू 5 की घात 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों राइट आंसर 35 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तीन संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या पूछा है, तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपने उठा लिया। मान लीजिए अपन ने दूसरी संख्या है वो 36 उठा ली, ऑप्शन के अनुसार अपन ने 36 उठा ली, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो ये कितनी हो गई? 72, एक 72 हो गई, तो दूसरी 36 हो गई। अब देखिए और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी कि 72 का 1/3 कितना होता है? तो दोस्तों 24। अब इनको टोटल कर लीजिए, यहाँ पर 24 और 36 कितने होते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे 60, 60 और 70 कितने होते हैं? 130 और 2 कितने होते हैं? 132। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, आप कोई भी ऑप्शन लेके दूसरी संख्या मान लीजिए उसको। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पे योगफल 132 आना चाहिए, बाकी और किसी ऑप्शन का नहीं आएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, ए के किस मान के लिए बहुपद 4x³ माइनस 4x³ माइनस ax² प्लस 2x माइनस 1 और 3x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस a x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो समान शेषफल रहता है? दोस्तों इसमें देखिए पहला बहुपद आपके सामने यहाँ पर दे रखा है 4x³ माइनस ax² प्लस 2x माइनस 1, ये पहला बहुपद हो गया। दूसरा बहुपद है वो दोस्तों दे रखा है 3x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस a, ये दोस्तों दूसरा बहुपद दे रखा है। अब इसमें देखिए एक और दूसरे बहुपद में x माइनस 1 से अपन भाग देते हैं तो शेषफल समान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपदों में x बराबर 1 रखने पर दोस्तों अपने को ये करना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 2x बराबर 3y बराबर 12z हो तो xy क्या होगा? तो xy क्या होगा? तो यहाँ पे 2x बराबर 3y बराबर 12z, तो xy, तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 2x, ठीक है, 2x बराबर दोस्तों 3y बराबर 12z बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है, तो 2 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा कि 1/x, फिर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 बराबर 1/y, ठीक है, और 12 बराबर क्या हो जाएगा कि 1/2, ठीक है, ये सॉरी 1/z, ऐसे होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा zx प्लस 2y। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।